नमस्कार बच्चों, एमपी बोर्ड 9th क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं प्रमोद श्रीवास्तव अपने चैनल लर्निंग मैथ्स इज सो इजी अनमोल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए कक्षा 9th जो पेपर होने वाले हैं एमपी बोर्ड के, उनके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों लेकर आया हूं। सभी पार्टों से, जितने भी पार्ट 9th क्लास में हैं, और 30% सिलेबस जो कम हो गया है उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें से लेके आया हूं, जो पेपर में 2022 के 9th क्लास के पेपर में आने वाले हैं। इनका आप अध्ययन करके अच्छे से 32 नंबर, जो 80 नंबर का पेपर होता है तो 32 नंबर आप ला सकते हैं, और अगर 100 का पेपर होता है तो 40 नंबर इसमें से ला सकते हैं इनका अध्ययन करके। तो मैं अवधारणाओं के साथ इन्हें बारी बारी से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आता है कि आवंटित 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हैं। वार्षिक परीक्षा में अधिवार जो आएगा 1 अंक के 8 प्रश्न आएंगे। जो ब्रिज कोर्स है बच्चों का, उस ब्रिज कोर्स से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 1 अंक के 8 आएंगे इसमें। इस तरह से हर एक अंक के आएंगे ब्रिज कोर्स में से। तो ब्रिज कोर्स में से किस तरह के प्रश्न आएंगे, चलिए अपन लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से उन्हें करना है, अवधारणाओं के साथ कैसे अपन को सीखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपन लोग जानते हैं यहाँ पे कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12, यानी 12 केले अगर 60 रुपये के आते हैं तो निश्चित है कि 1 केले का मान जब निकालेंगे तो 12 का भाग 60 में जाएगा। 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा, यानी 1 केला 5 रुपये का आएगा। निश्चित बात है यहाँ पे। अब अपन को 6 केले का मूल्य निकालना है तो 5 छक्के 30, यानी 30 रुपये का 1 केला जब 5 रुपये का आता है तो 6 केले 30 रुपये के आएंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें एक आकृति दी गई है, छायांकित भाग दिया गया है। तो यहाँ पे देखा गया है कि 4 हिस्से बने हुए हैं इसमें से, और एक हिस्सा यहाँ पे छायांकित है इस तरह से। तो वो पूछ रहे हैं कि इस छायांकित भाग का भिन्न का रूप क्या बनेगा, मतलब संख्यात्मक रूप में क्या मान बनेगा इस डिजाइन का। तो अपन जान सकते हैं कि जो अपन लोग भिन्न बनाते हैं उसमें जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जितना अपन को भाग बताना है उसे ऊपर लिखते हैं। तो एक भाग ऊपर लिखेंगे अपन लोग, और कुल कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। तो 1/4 इसका बनेगा, यानी देखते हैं चारों में कौन सा है। ये देखो 7 नंबर का, तो दूसरे वाले प्रश्न का जो 7 नंबर का ऑप्शन है 1/4, वो इस आकृति के लिए सही भिन्न बन जाएगी, यह बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है देखो 10 × 9, यानी 10 × 9 लिखा हुआ है, और 15 × खाली इस तरह क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इस बॉक्स में क्या आना है ये अपन लोग यहाँ देख सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि 10 दाम 90 हो जाएगा, ये 10 दाम 90 हो जाएगा, और 90 में जब 15 का भाग देंगे तो 15 छक्के 90, माने यानी अपन को इनको बैलेंस करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है जिससे दोनों तरफ की संख्या बैलेंस हो जाए। तो 15 छक्के यहाँ पे आ जाएगा 15 छक्के 90, और 10 दाम 90। तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, तब ये दोनों साइड की वैल्यू बराबर होगी। तो खाली बॉक्स में क्या आएगा, संख्या बताइए, 6 आएगा। तो ये इसमें से ये तीसरे वाले प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है, आ नंबर का 6, वो सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि 0.3 और 0.8 का गुणनफल कितना होगा। सिंपल सी बात है, पहले अपन लोग क्या करेंगे, पॉइंट को ध्यान मत दीजिए और पहले संख्याओं गुणा कर लीजिए। तो 8 × 24 हो जाएगा, और 1 अंक बाद इसमें दशमलव है और 1 अंक बाद इसमें दशमलव है। तो 24 में भी 1 अंक बाद इसमें और 1 अंक बाद इसमें मिलाकर कितना हो गया, 2 अंक बाद। 24 में अपन लोग 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो फिर देख सकते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ये सही है, देखिए इस तरह से। जैसे 8 × 24 हो गया, और 1 अंक इसका दशमलव, 1 अंक बाद इसका दशमलव, मिलाकर कितना हो गया, 2 अंक बाद। तो ये 0.24 आएगा। तो कौन सा राइट सही आंसर है इसका, 1 नंबर का ये 0.24 आंसर सही है। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में अपन लोग जान सकते हैं, इस तरह देखो ये वैल्यू लिखी गई है, तो सिंपल सी वैल्यूज हैं, ऐड करना है उनको या भाग करना है, जो भी है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला वाला देखते हैं 0.45, 0.25। तो 0.45 और 0.25 को जब अपन लोग जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो मैं देख सकते हैं ये हो जाएगा अपना लगभग कितना, 0.70 वैल्यू इसकी हो जाएगी ऐड करने पर। तो ये वाला जो मान है ये इससे मिलेगा चौथे वाले से, 0.70 से, ठीक है। फिर दूसरा वाला है या 9 का अपन इसमें भाग देंगे तो 9 3 27 हो जाएंगे, और 9 चौके 36 हो जाएंगे। नेगेटिव तो आएगा ही, तो ये 36 आएगा नेगेटिव का, तो ये इससे मिल जाएगा यहाँ पे -34 ये वाला, ठीक है।
चलिए फिर तीसरा देख लेते हैं इसमें। तो ये इसे ऋण 4 का गुणा अपन को ऋण 2.5 से करना है, तो 25 चौके 100 होते हैं और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 10.0 यानी कि 10 आएगा, 10 आएगा यहाँ पर। ये 5 वाले पे 10 में मिल जाएगा। फिर ये माइनस का 3.5 और 2.5 इसमें ऐड करना है, तो ये नेगेटिव है, चूँकि बड़ा वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो ये 3.5 में से जब 2.5 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी क्या का बचेगा, ऋण का बचेगा। तो ऋण का यहाँ है क्या, तो अपन देख सकते हैं ये वैल्यू जो बड़ी है यहाँ पे ये ऋण की वैल्यू है, तो अपन देख सकते हैं बड़ी वैल्यू यहाँ पे जितनी ऋण की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो नेगेटिव मान यहाँ पे आना चाहिए। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5G1 आएगा यहाँ पर, इस तरह से अपन देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो -1 आना चाहिए था यहाँ पर वैल्यू इसकी, क्योंकि ये जब इसमें से ये घटेगा तो 5 में से 5 चला जाएगा और 3 में से ये 2 जाएगा तो 1 आएगा ऋण का, तो ऋण 1 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऋण 1 आएगा यहाँ पर। फिर ये 5वां है 4/5 लिखा हुआ है, तो 4 जब 5 का भाग देंगे तो 55 40.8 आएगा, तो इसकी वैल्यू पॉइंट में कितनी आएगी 0.8 आएगी, तो ये आएगी यहाँ पर वैल्यू। फिर 6वां है 0.5 में अपन लोग ये इसका भाग देंगे यहाँ पर 10 का, तो 1 पॉइंट बाद दशमलव और चला जाएगा इधर, यानी कि 0.005 आएगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा तो 0.05 आएगा, यानी दैट मीन्स ये आएगा। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका सही है। तो यहाँ पे ये जो लग रहा है यहाँ पर कि ये नेगेटिव वैल्यू जो है, देखो अपन नेगेटिव वैल्यू बड़ी है यहाँ पर देख सकते हैं अपन लोग, तो ये वैल्यू जब घटेगा तो नेगेटिव मान आएगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं एक वाक्य वाले प्रश्न जो देख रहे हैं वो देख लेते हैं अपन लोग। इसमें पहला लिखा हुआ है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अपन लोग 1312 इसमें से 1400 में से घटा देंगे तो निश्चित 88 बचेगा यहाँ पर, तो वो संख्या 88 होगी तो इसमें जोड़ने पर 1400 आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं ये दूसरा वाला प्रश्न। मोहन के पास 157 रुपये हैं और सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा के लिए क्या करें, घटा देंगे अपन लोग, ये 157 में से ये 72 घटा देंगे तो 85 रुपये बचेंगे, तो मोहन के पास 85 रुपये ज़्यादा है सरला से, ये दिख रहा है अपन को साफ साफ यहाँ। तीसरा प्रश्न है कि 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। सिंपल सी बात है कि 72 कंचों को बांटना है 6 विद्यार्थियों में, तो 6 का अपन डिवाइड कर देंगे 72 में, 6 का जब 72 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 6 72 होता है, यानी कि 12 कंचे सब बच्चे पर आ जाएंगे, प्रति विद्यार्थी पर 12 कंचे आ जाएंगे, यहाँ से बस बात है। फिर चौथा है यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊँची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। जब हिना 2 गुनी ऊँची है तो हिना में 2 का गुणा होगा और आमिर से 2 गुनी ऊँची है तो आमिर में 1 का, नहीं 2/1 आएगा यहाँ पर इसका अनुपात, क्योंकि हिना 2 गुनी है ना तो हिना पहले लिखना है अपन को, आमिर नीचे लिखना है, तो 2/1 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब 77 वाले देख लेते हैं अपन लोग। 77 में क्या दिया गया यहाँ पर, 77 में अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक आकृति दी गई है और आकृति में 4 पार्ट दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें जो भिन्न मान है वो 3/4 है। सही बात है, इसमें कि तो टोटल भाग कितने हैं 4 हैं, तो वो बटे में आ रहा है यहाँ पर। कितने इसमें डिज़ाइन वाले भाग हैं, 3 भाग हैं, तो 3 ऊपर आएंगे, 3/4 यानी कि सही है। ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है, सत्य है मतलब। फिर दूसरा आता है यहाँ पर 4/5 दिया है और भाग का चिन्ह दिया है और 8/10 दिया हुआ है। तो अपन जानते हैं भाग को गुणा में बदलने का सिंपल सा तरीका है, भाग को अपन गुणा में बदलना है तो उसको पलट दीजिए इस संख्या को, तो 8/10 की जगह 10/8 हो जाएगा गुणा में बदलने पर। फिर काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो वो गलत कह रहे हैं, इसका मतलब ये कथन असत्य है। चलिए 5वां देख लेते हैं, खाली स्थान वाला। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत का 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी। अब 10 गुना है तो जब 60,000 का अपन लोग 10 में भाग देंगे, 10 का भाग देंगे 60,000 में, तो कितना आएगा 6,000 आएगा, तो एक साइकिल की कीमत 6,000 आ जाएगी। तो 6,000 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, खाली स्थान के 5 7 2 8 में संख्या 7 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है उसके स्थान पर कितनी वैल्यू है। तो अपन देख सकते हैं कि 7 जो है अपना सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ है, उसके बाद 2 डिजिट है, तो ये 700 यहाँ पर 7 का मान यहाँ 700 हो रहा है, इस तरह से स्थान पर ये वैल्यू यहाँ पर 700 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तीसरा जो है इसमें देखिए 3/5 में से 1/5 को घटाना है, तो घटा लेंगे, सिंपल सी बात है। 3/5 में से 1/5 जब घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, और चूंकि हर में एक सी वैल्यू है तो वो लघुत्तम में 5 ही आएगा, तो 2/5 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ 2/5 यहाँ पे बनना है खाली स्थान में। फिर ये 50 भागे 7 है, तो 50 में जब 7 का भाग देंगे तो 50 7 से 3 49 हो जाएगा, और बचेगा कितना शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ शेषफल 1 आएगा। इस तरह से 1 बार देंगे खाली स्थान में। यहाँ 5वां है कि 546 × 8, तो 8 का जब गुणा करेंगे इसमें तो ये 4350
68 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपन लोग इनको कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद ये तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया उसमें से, ब्रिज कोर्स में से। अब इसके बाद पहला वाला चैप्टर आता है संख्या पद्धति 9th क्लास के लिए। तो इसमें पहला वाला जो पार्ट है उसमें से 1 अंक के 2 प्रश्न आने हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। कुल मिला के 2 दूनी 4 और 2 6 अंक का कुल कार्यक्रम इसमें से है, संख्या पद्धति वाले में से, नंबर सिस्टम में से। तो इसमें से अपन देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में खासकर महत्वपूर्ण है जो पेपर में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो एक परिमेय, पहला वाला क्वेश्चन है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर संख्या होती है। तो सिंपल सी बात है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो अगर अपन लोग दोनों को देखा जाए तो वो एक वास्तविक संख्या का सेट होता है उनके अंदर, लेकिन परिमेय अपरिमेय को मिलाया जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही बनती है। चाहे उसे घटाया जाए, परिमेय अपरिमेय को आपस में घटाया जाए या उन्हें जोड़ा जाए, वो अपरिमेय ही बनती है। मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ा जाए चाहे उन्हें बीच में घटाया जाए, उनका जो फाइनली जो आंसर आता है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पे पहले वाले का जो आंसर है वो अपना 2 नंबर का सही है, अपरिमेय संख्या। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय के लिए निश्चित बात है कि अंडर रूट होना उसमें जरूरी है। अंडर रूट वाली वैल्यू होगी तो वो अपरिमेय होगा, कर्णी चिन्ह होना चाहिए उसमें। तो अपन देख सकते हैं इस वाली वैल्यू में तो ये कट जाएगा आपस में, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे अंडर रूट नहीं बच पाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, अंडर रूट नहीं बच पाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, अंडर रूट नहीं बच पाएगा। लेकिन इस वैल्यू में आप देख सकते हैं 1/√2 लिखा हुआ, मतलब अंडर रूट इसमें मौजूद है। तो ये वाला जो है अपरिमेय वाला पार्ट है। तो दूसरे वाले का प्रश्न है वो सा नंबर का 1/√2 सही है। ये वाला जो है अपरिमेय संख्या है यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं अपन लोग इसमें अगला वाला प्रश्न। तो यहाँ पे जो 3rd नंबर का जो प्रश्न है उसमें घातांक वाले नियमों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a का मान अगर 0 से बड़ा है, मतलब जो आधार है वो बड़ा है, धनात्मक वैल्यू है, तो एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब इनमें से कौन सी बात सही है। तो इन चारों में से कौन सी बात सही है। तो घातांक का नियम कौन से वाले में सही लग रहा है देख लेते हैं आप लोग। देखिए इसमें तो ये गलती लग रहा है, भाग में लिखा है लेकिन यहाँ पे जोड़ रहा है तो ये गलत है। यहाँ पर ये देखो लगा हुआ है, इसमें घात पे घात छिड़ी घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है, तो ये भी गलत। यहाँ पे घातांक का नियम लिख रहा है। इसमें अपन देख सकते हैं p/q लिख रहा है तो p में से q हट जाएगा, सही बात है, ये सही लिख रहा है। देखो आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ घातें देखो घट रही हैं, p में से q हट रहा है a पर। तो ये वाला जो घातांक का नियम है वो सही है। तो सा नंबर का जो तीसरे का जो उत्तर है वो सा नंबर का सही है। फिर अगले वाले में चौथे वाले में कह रहे हैं कि b 0 से बड़ा है और एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब की बार ये पूछना है गलत कौन सा है। तो किसमें घातांक का नियम नहीं लग रहा है वो देखना पड़ेगा। इसमें देखा था किसमें घातांक का नियम लग रहा है, और चौथे वाले में देखना पड़ेगा किसमें घातांक का नियम नहीं लग रहा है। तो देखते हैं कौन से में नहीं लग रहा है। देखो पहले में तो लग रहा है, आधार समान है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सही है, जुड़ रही हैं। घात पे घात छिड़ी घातों का गुणा हो जाता है, देखो हो रहा है, सही है। आधार समान है भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ गलती हो रहा है। यहाँ पे देखो m - n होना चाहिए था, यहाँ पे जो है m - n होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है n - m हो रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाला जो अपन दे रहे हैं वो असत्य कौन सा ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी सत्य है, आधार समान गुणा में घातें भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये देखो घट रही है, इसमें सही हो रही है। मतलब ये बा नंबर का, द नंबर का और अ नंबर का ये सब सही है, लेकिन जो सा नंबर का है वो गड़बड़ है, गलती है, मतलब दिख रहा है साफ साफ। तो इसका जो है चौथे वाले का जो सा नंबर का जो उत्तर है वो सही है। ये गलती से यहाँ चल लग गया राइट का, लेकिन वास्तव में सा नंबर का सही है। तो ये 5वां प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू आएगी अगर देखा जाए तो उसका मान 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये कह रहे हैं कि कौन सी संख्या इसके बीच नहीं है, मतलब 2 के बाहर निकल जाएगी या फिर 1 से कम रहेगी, तो इस रेंज में नहीं आएगी। तो देख लेते हैं। तो ये वाला वैल्यू अपन देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा, इसका वैल्यू भी 1 दशमलव कुछ आएगा, इसका वैल्यू 2 दशमलव कुछ आएगा, मतलब ये देखो बाहर निकल गया, 8 दूनी 16, 2 दशमलव कुछ आएगा, देखो 1 और 2 के रेंज के बाहर निकल गया ना ये वाला वैल्यू। तो ये सा नंबर का ही सही है। 5वें प्रश्न का जो सा नंबर का है 17/8 ये सही है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं, खाली स्थान। खाली स्थान में पूछा गया है कि सभी परिमेय, पहला वाला, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर क्या बनता है। मतलब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है मिलकर वो क्या बनाता है। तो वो वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह बनता है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में वास्तविक आएगा, ठीक है। यानी रेशनल इरेशनल को जो पार्ट होते हैं मिलाकर, ओरिजिनल नंबर्स और रीजनल नंबर्स मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं, तो इनका जो समुच्चय होता है मिलाकर पूरा वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में वास्तविक आएगा। दूसरा खाली स्थान देख लेते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है।
तो जब r एक परिमेय संख्या है और p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका हर और अंश दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे खाली स्थान में पूर्णांक आएगा, मतलब p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पे पूर्णांक भरा होगा खाली स्थान में। फिर यहाँ पे तीसरा वाला है, यदि r परिमेय संख्या है और r संख्या अपरिमेय है, मतलब यहाँ पे बात चल रही है कि एक r जो है वो परिमेय है और एक s जो है वो अपरिमेय है। तो आपको पता है कि जब परिमेय अपरिमेय को जोड़ा जाए, जो परिमेय अपरिमेय को घटाया जाए, तो फाइनली उसकी अपरिमेय संख्या ही बनती है। तो यहाँ पे खाली स्थान में अपरिमेय आएगा। ये पूछ रहे हैं कि जब r एक परिमेय है और s एक अपरिमेय है, तो जब इनका ऐड करेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो बनेगी संख्या अपरिमेय। तो यहाँ पे खाली स्थान में अपरिमेय आएगा। तो ये चौथा वाला प्रश्न है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखो अपरिमेय जो संख्या होती है उसको दशमलव में बदला जाता है या दशमलव में लिखा जाता है तो वो अशांत रहता है, उसमें वो रुकता नहीं है, भाग देना उसमें रुकता नहीं है। साथ में कोई नंबर भी उसमें रिपीट नहीं होता, नंबर का जोड़ा भी उसमें रिपीट नहीं होता, यानी वो अशांत अनावर्ती। यहाँ पे अपन लोग भरेंगे, इस जगह पे खाली स्थान पर आएगा अशांत अनावर्ती। चलिए अब एक वाक्य वाले उत्तर देख लेते हैं, एक शब्द वाले उत्तर वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। क्योंकि परिमेय संख्या जब रहती है तो या तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है या फिर अशांत रहता है, तो वो रिपीट होता है डिजिट उसके बार बार। तो कहने का मतलब या तो वो शांत हो सकता है या फिर अशांत आवृत्ति हो सकता है। तो दो सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, तो अशांत शांत हो सकता है या फिर अशांत आवृत्ति हो सकता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। फिर ये दूसरा वाला है 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या 0 और 1 के बीच में आपको याद होगी वो लिख दीजिए। तो 1/3 अपन जानते हैं कि वो एक 0 और 1 के बीच में वैल्यू देता है, जैसे 1/3 यहाँ पे 1/2 भी आ सकता है, इसके बीच में 1/2 भी हो सकता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे आती है कि तीसरा वाला जो है लिखा है क्या 0.3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो अपन देख सकते हैं कि परिमेय संख्या डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं संख्या रुक गई है, मतलब ये शांत हो गया दशमलव के बाद। तो शांत वाला जो दशमलव पार्ट होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। तो ये सही बात है, ये परिमेय संख्या है। ओके, अब नेक्स्ट चौथा देख लेते हैं। इसमें लिखा है 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान निकालिए। तो सिंपल सी बात है, जब इनका गुणा करेंगे तो √5 का √5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, तो ऐसे इनका मल्टीपल दोनों का 60 आ जाएगा। तो ये 60 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवा देख लेते हैं। इसमें दो वैल्यू दी गई हैं और उनको ऐड करना है। तो अपन देख सकते हैं इसमें ऐड करने पर समान जो जाति वाली होती हैं वो अपने ऐड होंगी और समान जाति वाली सब्ट्रैक्ट होंगी। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू तो √2 वाली ये जाति इससे मिल रही है, तो ये √2 तो कितने हो जाएंगे 3√2 हो जाएंगे। तो ये 3√2 हो गए यहाँ पर। अब ये घटने वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, देखो 5√3 है ये, और ये ऋण के 3√3 है, तो ये घट जाएंगे तो 2√3 बचेगा। तो ये बचेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे जो उसका पार्ट का ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या है। अब इसके बाद अब आता है सत्तासत। तो सत्तासत में देख लेते हैं अपन लोग कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है यहाँ पे। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत अफसानी होता है। तो ये सही बात है कि परिमेय संख्या जो रहती है उसका या तो वो उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे या तो वो शांत होगा या फिर अशांत आवृत्ति होगा। तो अब अनफसानी को अपन लोग अशांत भी कहते हैं। ये वाला स्टेटमेंट पहला सही है, सत्य मतलब। और दूसरा वाला प्रत्येक प्रकार की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए एक चार्ट यहाँ बना दिया गया है। इस तरह से गोल चार्ट बना लेंगे कि सबसे अंदर प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का पार्ट सबसे बड़ा होता है। कौन किसके अंदर है उसको यहाँ दिखाया जा रहा है इस चित्र की मदद से। तो इसकी मदद से अपन इन सब प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे, सही और गलत क्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही बात है। प्राकृत संख्या देखो पूर्ण संख्या के अंदर आती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है। इसका मतलब ये बात सही है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये स्टेटमेंट 2 नंबर का सही है। फिर दूसरा देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। गलत बात है। देखिए पूर्णांक बड़ा इलाका है और पूर्ण संख्या छोटा इलाका है, तो बड़ा वाला इलाका छोटे वाले इलाके में कभी नहीं आ सकता। तो ये वाला जो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है। चौथा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये सही बात है। देखो परिमेय संख्या बड़ा क्षेत्र है और पूर्ण संख्या छोटा क्षेत्र, तो छोटा क्षेत्र बड़े वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, सही बात है। तो ये वाला चौथा वाला स्टेटमेंट सही है, सत्य है। पांचवा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये अपन देख सकते हैं कि परिमेय संख्या देखो बड़ा हिस्सा है और पूर्ण संख्या छोटा हिस्सा है, तो परिमेय संख्या बड़ा वाला हिस्सा छोटे वाले हिस्से के अंदर नहीं आ सकता। तो ये गलत बात यहाँ पे साबित हो रही है। तो जो पांचवा वाला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है, फॉल्स है। चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 कौन सा है? बहुपद वाला पार्ट है, और इसमें 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें से, और 2 अंक वाले 2 क्वेश्चन आने हैं। दैट मीन्स कुल 6 नंबर का इस वाले पार्ट में से पेपर में पूछा जाना है। तो चलिए देख लेते हैं बहुपद वाले पार्ट में क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है। अपन लोग
यहाँ जान लेते हैं और पहला वाला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में बहुपद है, अब इन चारों में से अपन को चूज करना है बहुपद। तो बहुपद की जो परिभाषा होती है वो अपन को पता होना चाहिए। बहुपद में जो चर रहता है उस पर एक पूर्ण संख्या पावर होनी चाहिए, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं किसमें है। देखो इसमें अंडर रूट लगा हुआ है तो इसमें तो है नहीं, इसमें बटे में लिखा हुआ है, इसमें हो नहीं सकती। इसमें देख सकते हैं अपन लोग ये एक्स स्क्वायर बटे में लिखा हुआ ऊपर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर ऋण के 2 हो जाएगी। तो इसमें पूर्ण संख्या देखो, लेकिन द नंबर का जो है उसमें देखो पूर्ण संख्या पावर लगी हुई चर पर, एक्स पर 2 है, ये भी पूर्ण संख्या होती है, एक्स पर यहाँ 1 है, ये भी कहने का मतलब एक्स पर पूर्ण संख्या लगी हुई है अगर उस व्यंजक में, तो वो बहुपद होगा डेफिनेटली। तो ये फिर पहले वाले का जो है द नंबर का ये सही है, ये बहुपद है इसमें। चलिए अब दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो कौन सा बहुपद नहीं है देख लेते हैं। तो अपन देख सकते हैं ये तो सही है, इसमें अपन देख सकते हैं बहुपद का डिज़ाइन है एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर 0 लिख देंगे तो ये बहुपद का डिज़ाइन बन जाएगा, ये भी बहुपद का डिज़ाइन बन जाएगा, ये भी अंडर रूट इस पर ही लगा हुआ है एक्स पर, तो ये भी। लेकिन ये बाय जब ऊपर जाएगी तो बाय पे ऋण पावर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पूर्ण संख्या बाय पर नज़र नहीं आएगी अपन को, एक नेगेटिव वैल्यू भी नजर आएगी पावर पर। तो ये वाला जो हिस्सा है ब नंबर का ये बहुपद नहीं है, बाकी ये तीनों बहुपद यहाँ पे हैं। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। इसका तीसरा वाला प्रश्न जो अपन देख लेते हैं उसमें लिखा है कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो शून्य बहुपद की घात को अपन लोग डिनोट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषित नहीं, तो ये वाला पार्ट सही होगा। शून्य बहुपद की घात को अपन लोग डिजाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, तो सा नंबर का उसका उत्तर सही है। चौथा है बहुपद की घात क्या है। तो इस बहुपद में जो घात देखा जाता है वो मैक्सिमम जो पावर होती है एक्स पर, सबसे बड़ी पावर जो एक्स पर रहती है उसको देखकर उसकी घात बताई जाती है। तो एक्स पर अपन देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, यहाँ 4 है, 1 है और 2 है, तो 4 सबसे बड़ा है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात जो एक्स का है वो 4 है, इसका मतलब इस पूरे बहुपद की जो घात है वो 4 होगी। तो यहाँ इन चारों उत्तर में से ये ब नंबर का उत्तर सही होगा 4, चौथे प्रश्न का ये ब नंबर का उत्तर सही है। चलिए पांचवा देख लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक क्या है। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू जो बहुपद दिया जाता है उसके 0 के बराबर रखकर जब हम लोग हल निकालते हैं या उसके जो मान एक्स के मान से संतुष्ट करते हैं वो उसे शून्यक कहलाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 3 और इन 2 ये इसको संतुष्ट कर देंगे, और चाहो तो आप ये निकाल के 0 के बराबर रखकर इसके गुणनखंड बना लीजिए, और जब हल करके इसको निकालेंगे वैल्यू एक्स की तो 3 और इन 2 आएगी। तो ये वाला जो आ नंबर का जो पार्ट है वो सही है, पाँचवें का आ नंबर का जो हिस्सा है वो सही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, छठवा देख लेते हैं। बहुपद दिया हुआ एक और बहुपद का में एक्स स्क्वायर का गुणांक वो अपन से पूछ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, उसका अग्रक गुणांक क्या है, उसके पास में क्या है। तो एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पास में माइनस का 3 लिखा हुआ है डेफिनेटली, तो ये गुणांक है इसका माइनस के 3, ठीक है। तो ये चारों में से ये द नंबर का उत्तर सही है, दाम लिखा है -3, तो ये छठे प्रश्न का द नंबर का उत्तर सही है -3। सातवां देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद है। तो अपन देख सकते हैं रेखिक बहुपद के लिए एक्स पर घात जो है 1 होनी चाहिए, वो रेखिक बहुपद के लिए शर्त होती है। चर की घात 1 होती है रेखिक के लिए। तो देखो इसमें तो 2 लग रही है घात, इसमें देखो 1 लग रही है, इसमें 2 लग रही है, इसमें है ही नहीं घात, यहाँ पे 0 रहेगी। तो यहाँ पे 1 घात वाला ये वाला जो ब नंबर का है ये रेखिक बहुपद है, तो 7वें का ब नंबर का जो उत्तर है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां प्रश्न। निम्न में कौन सा बहुपद द्विघाती है। तो द्विघाती का मतलब नाम से ही उसका काम झलक रहा है, द्विघाती मतलब 2 घात वाला। तो चारों में से 2 घात वाला कौन सा है, पहले ही वाला है आ नंबर का, उसमें ही 2 घात है देखो। तो ये काम से ही यहाँ दिख रहा है अपन को, ये नाम है, नाम से ही काम इसका झलक रहा है 2 घात वाला, तो ये आ नंबर का सही है 8वें प्रश्न का उत्तर। फिर 9वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान कितना होगा। तो अगर ये इसका एक गुणनखंड होता है तो ये इसे संतुष्ट करेगा। तो x के प्लेस पर इससे वैल्यू निकालकर -1 यहाँ पर रख देंगे तो वो x की वैल्यू k की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं 9वें का प्रश्न का जो उत्तर है वो ब नंबर का 1 सही है। फिर 10वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है बहुपद 3x - 2 का शून्यक क्या होगा। तो जब भी किसी का शून्य निकालना होता है उसे 0 के बराबर रखकर हल कर लीजिए। तो जब इसको 0 के बराबर रखकर हल करेंगे अपन लोग तो x की वैल्यू 2/3 आएगी, यानी कि ये सही है स नंबर का, 10वें का स नंबर का सही है 2/3। चलिए अब खाली स्थान देख लेते हैं। खाली स्थान वाला पार्ट आता है यहाँ पर, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाला है वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक है। जब कोई नंबर किसी का शून्यक होता है तो वो निश्चित उसे 0 के बराबर उसे संतुष्ट करता है। तो a का मान अगर x के प्लेस में रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, लाइक है मतलब p बराबर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे खाली स्थान में आपको 0 बननी है। दूसरा है 3 घात वाले बहुपद को। अब 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती कहेंगे, तो निश्चित यहाँ खाली स्थान पर त्रिघाती भरा होगा या त्रिघात भरा होगा। बहुपद में चर की घात सदैव, बहुपद जो होता है उसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे खाली स्थान में पूर्ण संख्या अपन लोग भरेंगे। फिर चौथा है 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। सही बात है, 2 पद वाला है तो द्विपदी कहेंगे, तो यहाँ पे द्विपदी बहुपद भर देंगे खाली स्थान में।
फिर ये पांचवा है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो अपन जानते हैं कि जो भाग की प्रक्रिया होती है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड रहती है। उसमें भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और एक शेषफल होता है। तो जो भी इसमें चारों में से जो भी यहाँ खाली स्थान में बचा कौन, शेषफल बचा, तो यहाँ शेषफल आ जाएगा इस वाले पार्ट में। फिर यहाँ पे नीचे आता है, अपन देख सकते हैं कि ये सत असत वाले प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर। तो पहला है प्रत्येक रैखिक बहुपद एक अद्वितीय शून्यक होता है। सही बात है, रैखिक बहुपद जो अपन लोग देखते हैं इसका जो डिज़ाइन होता है वो ऐसा रहता है ax प्लस बी। तो इसका बहुपद निकालेंगे तो यूनिक ही आएगा वो। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, सत्य है। दूसरा वाला देख लेते हैं कि दो घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो दो घात वाला बहुपद तो द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर बात को, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक घात वाला बहुपद होता तो वो रैखिक होता। ये तो द्विघात वाले बहुपद को रैखिक कह रहे हैं, तो ये कथन गलत बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये कथन असत्य है। तीसरा देख लेते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या का शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। तो यहाँ यह बात आती है वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। तो ये शून्य बहुपद जो होता है उसका शून्यक, तो यहाँ पे सही बात है ये भी कि शून्य बहुपद होता है उसका तो कोई भी शून्यक हो सकता है जब शून्य बहुपद है तो वो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 यहाँ पे आएगा। शून्य बहुपद है तो उसका शून्य कुछ भी हो सकता है, यानी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये सही बात है, ट्रू है ये बात स्टेटमेंट। चौथा है तीन घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो तीन घात वाला जो बहुपद रहता है उसे द्विघाती कहेंगे, ये भी गलत बात कह रहे हैं। तीन घाती वाले को अपन लोग त्रिघाती कहेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, चौथा वाला ये असत्य है ये वाला। पांचवा देख लेते हैं बहुपद 7 + 3x बहुपद 3x² + 7x का एक गुणनखंड है। तो जब इसमें से अपन लोग x को बाहर निकालेंगे तो x को बाहर निकालने पर 7 + 3x ही बचेगा। देखो लाइक है जैसा, तो इसका मतलब इस वाले में ये एक फैक्टर मौजूद है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। सही बात है, स्टेटमेंट सही है पांचवा वाला। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक शब्द में उत्तर देना है अपन को एक वाक्य में। तो पहला वाला कि बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल निकालने की जो शेषफल प्रमेय होती है उसकी मदद ले सकते हैं अपन लोग। इसमें x की वैल्यू से निकालकर माइनस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो शेषफल की आ जाएगी। तो अपन लोग ये ऐसा ही करते हैं, मान रखा तो शेषफल की जो वैल्यू आई वो 0 आई। तो इस वाले प्रश्न में जो शेषफल आएगा भाग देने पर वो 0 आएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो 101 का 3 घात बनाना है अपन को, यानी कि इसको घन निकालना है। तो 101 का 3 बार गुणा कर लीजिए तो ये आएगा इधर 1,30,000 ये आएगा यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे आएगा 10,30,301। तो यहाँ पे अब बात आती है तीसरे वाले प्रश्न का रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी। तो रैखिक बहुपद तो जानते हैं मतलब एक घात वाला होता है, तो एक घात होगी इसकी ना। रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो एक डिजाइन दे दीजिए ax + b, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया ax + b, ठीक है। पांचवा, किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है। तो अशून्य अचर पद जो होता है बहुपद, अशून्य अचर पद की घात हमेशा शून्य रहती है, तो ये इस वाले का शून्य आएगा। तो इस तरह से अपन लोगों ने देखा और आज 2 पार्ट अपन लोगों ने इसके 9th क्लास के देखे जो MP बोर्ड 9th क्लास स्थानीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो निश्चित है बच्चों आपको समझ में आया होगा और निश्चित है कि आप अगर आपको समझ में आया है तो निश्चित है आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में इस बात को शेयर करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन इस चैनल पर मौजूद हैं और आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।